जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने युवाओं का, अपने भाई बहनों का और राष्ट्र की युवा शक्ति का और जागरूक मस्तिष्कों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में देख रहे हैं, जो शुरू तो हुआ नीट एग्ज़ाम के लीक होने से। पर दोस्तों, ये ऐसी चिंगारी है जो करप्शन, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार, गरीबी और ना जाने कितने प्रश्न अपने जहन में लिए हुए हैं और वो अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी जो ये सरकार है, जब इस सरकार आई थी तो इसने क्या कहा था? इस सरकार ने कहा था, आर्ट की बात की थी। आर्ट मतलब कला, आर्ट मतलब ART, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अर्थात अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लाना कामों में, जो भ्रष्टाचार को दूर करेगा। दोस्तों, हमारे नेतृत्वकर्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जो ये नेतृत्वकर्ता की ताकत आती है इनमें, ये आती कहाँ से है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब सीधा सा ये है, जवाबदेही, कि अगर हम किसी पद पे बैठे हैं और हमसे हमारे पद में जो ताकत है, जो शक्ति निहित है, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ गलती हो जाए तो उसकी जवाबदेही या उसकी जिम्मेदारी हम लें और फिर डिसाइड करें कि ऐसा आगे नहीं होगा। अगर गलतियां हुई हैं तो किन किन बिंदुओं पे गलतियां हुई हैं, तंत्र में कहाँ कहाँ चूक हुई है, उनमें हम सुधारेंगे और उनको सुधार करके हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और बहुत सारे कामों में हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, मतलब पारदर्शिता लाएंगे। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया, कितनी नीतियों पे पैसा आया, किन नीतियों पे खर्च हुआ, कितना करप्शन में चला गया, कितने काम के पैसे ले लिए, वो काम हुआ ही नहीं। तो ये कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? कौन जवाबदेही तय करेगा और कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? दोस्तों, आज का युवा जो है ना, वो चौथी औद्योगिक क्रांति के समय का युवा है, जो टेक्नोलॉजी में जन्मा है, जो टेक्नोलॉजी के युग में जन्मा है, जहाँ संचार क्रांति घर घर पहुँच चुकी है, जहाँ पर AI का रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रोल है, रोबोटिक का रोल है ना दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज हमारी ChatGPT है। तो दोस्तों, आज के युवा को आप क्या वो युवा समझ रहे हैं जो रील में व्यस्त है या जो केवल अपने कामों में व्यस्त है, जो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है? नहीं, आज का युवा करप्शन पे बात करता है, बेरोजगारी पे बात करता है, भुखमरी पे बात करता है और आतंकवाद पे बात करता है, नक्सलिज्म पे बात करता है, जातिवाद पे बात करता है, धार्मिक कुरीतियाँ, जो धर्म के द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है, उस पे बात करता है। आज का युवा कोई भीड़ की चाल में नहीं चलता है, वो अपनी बुद्धि और विवेक लगाता है, तब जाकर के किसी चीज़ को मानता है। दोस्तों, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो कैसा लगता है दोस्तों? अधिकारों का हनन को हम ऐसे देख सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो हम अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते थे, हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते थे, हम खुलेआम कोई व्यापार नहीं कर सकते थे। कितने कितने उनके कानून थे जो मानव का शोषण कर रहे थे, मानव के अधिकारों का शोषण कर रहे थे। आज हम लोग मानव विकास की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानव के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। अरे हम क्या, जब हम अपनी बात ही व्यक्त नहीं कर पाते अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने, तो और हम क्या कर पाएंगे? कितना डर और दहशत रहता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो पता नहीं कौन सी धारा लगा के हमें जेल में डाल देंगे। दोस्तों, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र की आत्मा है? क्या ये लोकतंत्र वास्तव में है जहां हम अपनी बात को व्यक्त कर पा रहे हैं? अरे क्या हुआ अभी जंतर मंतर पर, अपने युवाओं को, हमारे भाई बहनों को किस प्रकार से लाठियों से मारा गया, उनके सर फोड़े गए, उन पर तरह तरह की डंडा
लाठी डंडा से उन पर प्रहार किया गया, उनके पैर टूट गए, उनके हाथ टूट गए। दोस्तों, वो कौन सा सरकार से धन मांग रहे थे, वो कौन सा 11,000 करोड़ मांग रहे थे, वो कौन सा 21,000 करोड़ मांग रहे थे कि हमें दे दो, उसके बाद हम फुर्र हो जाएं या यहीं बने रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, वो अपने अधिकारों को ही तो मांग रहे थे कि हमारी बात सुन लो। अगर इतना बड़ा पेपर लीक हो गया है तो हम सालों साल मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम की, तब जा कर के कहीं हमें एक दिन ऐसा आता है, तब हमें लगता है कि हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी की गई मेहनत को साकारित कर पाएंगे। और जब वही पेपर लीक हो जाता है और ऐसे लोग वहाँ चुन करके पहुँच जाते हैं, सेलेक्ट होकर के पहुँच जाते हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते, जिनके अंदर योग्यता ही नहीं है, बट वो कहते हैं ना, दाम करे सब काम, पैसे के दम पे पेपर खरीद लिए जाते हैं, बिक जाते हैं। और ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते, और जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो वास्तव में मेहनत किए होते हैं, वो कहीं ना कहीं काल के गाल में समा जाते हैं, कहीं ना कहीं दुख पीड़ा दरिद्रता ही झेलते रहते हैं, अपने अधिकारों के लिए तक नहीं लड़ पाते, क्योंकि बोलोगे तो मुंह बंद कर दिया जाएगा, लाठियों से मारा जाएगा, सर फोड़ा जाएगा। अरे भाई, ये कौन कहता है कि अपने देश के युवाओं को, 18-19 साल की बच्चियों को आप डंडे से मारो, उनका सर तोड़ो, उनके हाथ तोड़ो, उनके पैर टूट गए। दोस्तों, क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए? क्या इसी लोकतंत्र के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, ना जाने कितने कितने लोगों ने खून बहाया कि चलो यार, अंग्रेज़ों से मुक्ति मिले, हम कम से कम अपने ही देश में अपनी स्वतंत्रता के साथ, अपनी निजता के साथ, अपनी गरिमा के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ तो रह पाएँ। दोस्तों, जब हमें सरकार से डर लगने लगे, जब हमें पुलिस से डर लगने लगे, बिना कोई अपराध किए, बिना कोई गैरकानूनी काम किए, तो दोस्तों समझ लेना चाहिए कि कहीं हम राजतंत्र की ओर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम राजतंत्र की ओर तो नहीं जा रहे हैं। वो राजतंत्र ही तो हुआ करता था जहाँ राजा की कही गई बात ही कानून हो जाती थी, और कितने लोगों का शोषण किया जाता था, कैसे कैसे महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को दंश झेलने पड़ते थे, कैसा कैसा दुख पीड़ा उन्हें दिया जाता था। दोस्तों, आज इस एग्ज़ाम के, न केवल नीट एग्ज़ाम बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते थे और पता चलता था पेपर लीक हो गया। दोस्तों, क्या ये बच्चा जो मेहनत करके जा रहा है और वहाँ एग्ज़ाम हॉल इसलिए पहुंचता है कि उसको पता चले पेपर लीक हो गया? अरे पूरा तंत्र आपके पास है, पूरा शासन आपके पास है, पूरा प्रशासन आपके पास है, एक आप पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो कौरी साल आप करते क्या हैं? एजुकेशन मंत्री हैं आप, शिक्षा मंत्री हैं आप, आपका एक ही काम है कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए, क्योंकि हमारे बाबा साहब यही तो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग यही चाहते होंगे ना कि जो जैसे हैं वैसे ही रहें। ये लोग अधिकारों को जानेंगे तो अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ये जान जाएंगे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हमें बोलने का अधिकार मिला हुआ है, हमें समानता के साथ रहने का अधिकार मिला हुआ है, हमें देश में कहीं भी बसने का अधिकार मिला हुआ है, हमें कहीं भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है, हमें देश में कहीं भी विचरण करने का अधिकार मिला हुआ है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये हमसे अधिकारों की बात करेंगे, हमसे अधिकारों को मांगेंगे, हमसे क्वेश्चन करेंगे कि बताओ, सरकार से इतना पैसा आता है, जनता के टैक्स से इतना पैसा आता है, तो उस पैसे का आपने क्या किया? 5 साल में आपने ऐसी कौन सी योजनाएं बना दी? 5 साल में आपने ऐसा कौन सा विकास कर दिया? ये बताइए हमें कि ये कितने करोड़ रुपए गए तो गए कहाँ? तो उन्हें डर लगता है कि सब शिक्षित हो जाएंगे, सब समझदार हो जाएंगे तो शासन के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जनता का राजा
जो बना बैठा रहता है वो जनता का नौकर ही होता है दोस्तों। वो जनता के नौकर, हम एसडीएम डीएम साहब को बोलते क्या है? नौकर साह। उन्हें कोई राजा साह नहीं बोलते हैं, उन्हें कोई राजा साहब नहीं बोलते हैं, नौकर साह बोलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो पहले ही बोल रहे थे कि हम तो सेवक हैं, हम तो अपना झोला उठा करके चल देंगे, आपको हमें सेवा का मौका देना है। दे दिया भैया, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप हमारे देश की। दोस्तों, हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वो जो हमारे 20 बच्चे असहय की काल की गाल में समा गए और जो हमारे बच्चों पर अभी पुलिस और गैर पुलिस जो भी गैर वर्दी में लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से ज्यादती की, जिस प्रकार से हमारे देश को शर्मसार आज होना पड़ रहा है, वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर शर्मसार होना पड़ रहा है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और एक छोटी सी ही तो मांग की थी दोस्तों, भाई बहनों ने, अपने विद्यार्थियों ने, अपने देश के युवाओं ने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं हैं तो हमारे देश में है, और अपना जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत ही है। और भारत की शक्ति एक दो लोगों में निहित नहीं है, भारत की जनता में निहित है। 5 साल के बच्चे में भी भारत की शक्ति निहित है, तो 50 साल के और 80 साल के और 90 साल के वृद्ध में भी भारत की शक्ति निहित है। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो शक्ति है वो जनता में निहित है, ना कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में। हम प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए करते हैं ना दोस्तों कि हम सब अपनी बात को नहीं एक साथ रख सकते, इसलिए कोई हमारा नेता हो, वो लीडर हो, वो विधानसभा में जाके बोले, विकासात्मक कार्यों की बात करे, उन विकासात्मक कार्यों को ज़मीनी स्तर पर लेके आए। पर 5 साल, 10 साल, 50 साल हो गए देखते देखते कितने विकासात्मक कार्य हमारे ग्रामीण स्तर पर पहुंच पाते हैं, ज़मीनी स्तर पर पहुंच पाते हैं। ये तो खैर दोस्तों लोकतंत्र की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हुई। दोस्तों, जो मेन चीज़ है लोकतंत्र में वो है बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा, मानवीय शोषण के विरुद्ध नीतियाँ, कानून और जन उन्मुखी नीतियाँ, जन उन्मुखी कार्यक्रम। क्या दोस्तों हम देख पाते हैं? आज देखिए आप पूरे देश में क्या हो रहा है। आज युवा शक्ति जाग रही है। ये युवा शक्ति संचार क्रांति की युवा शक्ति है, टेक्नोलॉजी वाली युवा शक्ति है, ये जागरूक युवा शक्ति है। इनके मस्तिष्क बहुत आगे चलते हैं, इनकी सोच ऐसी है कि वो किसी ने कहा था ना कि छेद तो आकाश में भी किया जा सकता है, एक तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो दोस्तों। हमारे भगत सिंह क्या कहे थे ना दोस्तों कि मरकर ना जाएगी वतन की उल्फत, इस मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, इस मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो शक्ति है देश की, जो शक्ति है सरकार की, वो जनता में निहित है। जब जनता ही ना अपने अधिकारों को मांग पाए, अपने अधिकारों की बात कर पाए, तो कहाँ है लोकतंत्र दोस्तों। कितने लोगों की आँखों का तारा छिन गया, कितने लोग असहय की काल के गाल में क्षमा गए। वो किसी का लाल था जो इस एग्ज़ाम का शिकार हो गया। ऐसे ही कितने एग्ज़ाम के शिकार हो जाते हैं, किसी के लाल ही होते हैं, किसी की आंखों के तारा ही होते हैं, किसी के बुढ़ापे का सहारा ही होते हैं। दोस्तों, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और आज आप हमारे भाई बहनों पर प्रहार कर रहे हैं, अपने देश के बच्चों पर लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। क्या ये किसी भी देश काल में न्यायोचित ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। बताओ दोस्तों, ये हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है। और चौथा पिलर तो हम पहले ही देख रहे हैं, ढह गया है। गोदी मीडिया को तो जन जन तक पहुंचा ही जा चुका है। आज कितना बरगलाया जाता है और कितने लोगों का ब्रेन ब्रेस कर दिया जाता है कि क्या सही है देश के लिए, क्या सही है युवाओं के लिए। अरे आपकी आंखें बंद हैं क्या? आप नहीं देख रहे किस प्रकार से बच्चियों के साथ गलत हुआ, कैसे एक महिला पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मारा। दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं है। अगर हम चुप रह गए तो शायद सदियां चुप रह जाएंगी, कोई बोल नहीं पाएगा। शासन पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, पर अगर ऐसा ही सोचते तो कोई अंग्रेज़ों के सामने खड़ा नहीं होता। लाला लाजपत राय हमारे
अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए थे और बोले थे। उनको जब साइमन कमीशन को वापस जाओ का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठियाँ पड़ रही थीं। ऐसी ही कुछ लाठियाँ रही होंगी ना दोस्तों, कैसे सर फूट गए हमारे बच्चों के, हमारे बहन भाइयों के। उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन की ताबूत का कील साबित होगी। और हुई ना दोस्तों। अन्याय अत्याचार तुम कितने दिन कर लोगे, कितने दिन कर लोगे, कितने दिन मानव का शोषण कर लोगे। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी चूलें हिल जाएंगी। किसी ने कहा है दिल्ली का सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों, कोई भी शासन हो, जब वो सुशासन की बात करे और कुशासन दिखाई दे तो वास्तव में कथनी और करनी दोनों अलग ही दिखाई देती हैं। हमें बहुत ही गहराई से इस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि जो लोकतंत्र है ये जीवंत बना रहे, ये तानाशाही में ना बदल जाए, ये डिक्टेटरशिप ना आ जाए कि मैं अपनी जिद के सामने झुकूंगा नहीं। भले ही कितने बच्चे काल की गाल में समा जाएं, भले ही कितने बच्चे संघर्ष करते हुए अपना दम तोड़ दें, मैं तो झुकने वाला नहीं हूँ। अरे भाई, थोड़ी सी ही तो बात थी, इस्तीफा ले लेते, कोई और विभाग दे देते। अगर बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इतना तो बनता है देश के प्रधान होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, कि इतना तो बच्चों को सुने आप परीक्षा पे संबोधन करते हैं, आप बच्चों की इस ताकत को बढ़ाते हैं, आप कितना मोटिवेट करते हैं देश के युवाओं को। पर ये तो सबको दिख रहा है ना कि आज आप चुप बैठे हैं, आज आप बच्चों की सुन नहीं रहे हैं। पूरे देश के युवा आज एक हो रहे हैं, पूरे देश की युवा शक्ति आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। ये कोई लीडरशिप में हुआ आंदोलन या नेतृत्व या धरना प्रदर्शन नहीं है, ये तो स्वस्फूर्त आंदोलन है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसको भी किसी के नेतृत्व की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो भी स्वस्फूर्त ही था। और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वस्फूर्त था, वैसे ही हमारे देश के बच्चे जो देश के भविष्य होते हैं, वो अपना भविष्य लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी उन्हें बरगला नहीं सकता है, कोई भी उन्हें मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके उन्हें मोहित नहीं कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी के युग में है, वो तार्किकता के युग में है, वो बौद्धिकता के युग में है, वो वैज्ञानिकता के युग में है। वो कोई किसी धर्म का चोला नहीं ओढ़े हैं, वो किसी पार्टी का चोला नहीं ओढ़े हैं। वो चोला अगर ओढ़े हैं तो अपने अधिकारों का, संविधान में कही गई बातों का। वो शिक्षित हैं, समझदार हैं और वो अपने भविष्य को संवारना सजाना जानते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने अधिकारों के लिए निश्चित ही प्रयास करना चाहिए, बट कोई भी हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। संविधान में अगर हमारे अधिकारों की बात की गई है तो युक्त प्रतिबंध की भी बात की गई है। इसलिए हम शांतिपूर्वक किसी भी आंदोलन को जारी रखें और अपने अधिकारों के लिए डटे रहें। बस वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सिंह की दहाड़ है तो क्या हुआ, सामने पहाड़ है तो क्या हुआ, सिंह की दहाड़ तो है। हम भी देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना दोस्तों। इस हिंदुस्तान पर कोई एक राजा नहीं बैठ सकता है। इसमें शक्ति निहित है लोगों की, इसमें शक्ति निहित है उन अधिकारों की जो हमने बहुत ही दंश झेलने के बाद, बहुत पीड़ाएं झेलने के बाद हमें मिले हैं। ना जाने हमारे इतिहास में हमारे जो 14 साल के खुदीराम बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे, कितने युवा, कितने वृद्ध काल के गाल में समा गए ताकि वो हमें एक अच्छी लाइफ दे सकें, ताकि हम स्वतंत्रता के साथ रह सकें। एक बात याद आ रही है दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो किसी महिला ने, वृद्ध महिला ने उनकी कॉलर पकड़ ली और बोली, अब हमें ऐसा क्या मिल गया स्वतंत्रता के बाद जो अंग्रेज़ों के समय नहीं मिला था। हमारी स्थिति तो अब भी दयनीय है, हमारी स्थिति तो अब भी सोचनीय है, हमारी स्थिति तो अब भी भावुक कर देने वाली है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यही तो अधिकार है कि तुम एक प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ सकती हो। दोस्तों, यही तो लोकतंत्र है कि हम किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बट प्रश्न कब पूछेंगे, जब शिक्षित होंगे, समझदार होंगे, बौद्धिकता से भरे होंगे, तब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे और निडर होंगे, निर्भीक होंगे। दोस्तों, इसी के लिए हमें अपने जनता का
जनता के द्वारा जनता के लिए चुने गए शासन की आज हमें रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र कहीं खो ना जाए दोस्तों। बहुत लोगों की शहादत है, बहुत लोगों की खून पसीना बहा है, और आज भी बहुत लोग जी जान से टैक्स देते हैं ताकि सरकार चले, देश चले, विकासात्मक काम हो। और कितने आज धरना प्रदर्शन में ऐसे लोग हैं जो अपने भाई बहनों की मदद कर रहे हैं, खाना देकर और स्वैच्छिक गतिविधियां करके। दोस्तों यही सब है जो हमें एक सुशासन की एक मानवीय प्रेरणा जगाता है, और सुशासन सहित राष्ट्र की कल्पना करता है, जहां हर भाई बहन सुख से रहे, कोई किसी के डंडे का, कोई किसी की बंदूक का, कोई किसी के थप्पड़ों का शिकार ना हो, बल्कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से रहें। जय हिंद दोस्तों।